पोहा चिवड़ा अगर क्रिस्पी ना हो तो खाने का मजा नहीं आता है, लेकिन जब क्रिस्पी करने के लिए इसे हम रोस्ट करते हैं तो उसकी साइज श्रिंक हो जाती है, वो सिकुड़ जाते हैं। तो आज आपके साथ मैं ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि जिससे आपके पोहे बिल्कुल भी नहीं सिकुड़ेंगे, श्रिंक नहीं होंगे और क्रिस्पी बनेंगे। देखिए, आवाज से ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा पोहा चिवड़ा कितना क्रिस्पी बना है। और पोहे की साइज तो आप देख ही रहे हैं। मैंने अच्छे से इसे रोस्ट किया है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल सिकुड़े नहीं है। और मसाले की परफेक्ट माप के साथ आज इसे हम घर पे तैयार करेंगे तो बहुत ही मजेदार बन के तैयार होगा। दिवाली में जब आप ये बनाएंगे ना तो हर कोई आपसे पूछेगा कि भाई इसकी रेसिपी हमें जरूर बताइए। हेलो दोस्तों, मैं हूं हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून नमक लिया है और डालेंगे इसके अंदर हम आमचूर पाउडर खटाई के लिए। तो ये मैंने 1 टीस्पून लिया है और आमचूर ले रहे हैं। खटाई है तो इसे बैलेंस करना भी जरूर है। तो यहाँ पर मैंने 3 टीस्पून के करीब चीनी डाली है। वैसे चीनी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसे अभी हमें पीस लेना है। तो देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और उसके अंदर डालेंगे आधा कप तेल। तेल को अच्छे से गर्म करना है और सारी चीजें हम एक एक करके इसके अंदर फ्राई करेंगे जो हम चिवड़ा में इस्तेमाल में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको फ्राई करना है मिर्ची। मिर्ची क्यों फ्राई करनी है? क्योंकि इसके बाद जब हम आगे बाकी की जो भी चीजें फ्राई करेंगे ना तो इसमें मिर्ची का तीखापन आएगा। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 हरी मिर्ची ली है, उसे बीच में से कट किया है और छोटे टुकड़े भी इसके किए हैं। साथ में यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है। तो नमक अभी यहाँ पर मैंने डाला है हाफ टी स्पून। अब क्या होगा कि मिर्ची है ना उसके अंदर भी नमक लग जाएगा और तेल में नमक है तो आगे जो भी हम फ्राई करेंगे उसमें नमक और मिर्ची की तिखाश दोनों आएगा। तो देखिए यहाँ पर मिर्ची को मैंने फ्राई कर लिया है। मिर्ची का तीखापन तेल के अंदर भी आ गया है और मिर्ची आपको क्रिस्पी फ्राई करनी है। अब आधा कप मैंने मूंगफली ली है और उसे भी अच्छे से फ्राई करना है। तो ऐसे हम जब चिवड़ा बनाते हैं तो क्या करते हैं कि ऐसी छोटी बात का ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन चिवड़े में जब आप ये मूंगफली खाएंगे या फिर आगे हम जो फ्राई करने वाले हैं काजू बादाम, तो उसमें आपको हल्का नमक का भी टेस्ट आएगा और मिर्ची का तीखापन भी आएगा। तो मूंगफली को आपको जब उसका छिलका हल्का सा ऐसे फट जाए ना वहां तक फ्राई करना है। अगर आप ज्यादा फ्राई कर देंगे ना तो फिर उसके अंदर एक कड़वाहट आ जाती है। मूंगफली फ्राई करने के बाद काजू डाले हैं। काजू को मैंने इस तरीके से दो स्प्लिट कर दिया है, दो टुकड़े कर दिए हैं। और काजू और बादाम वैसे तो ये चिवड़ा में नहीं डाले जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पसंद है तो मैंने डाले हैं। अगर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो काजू यहाँ पर मैंने लिए है 1/3 कप। तो काजू तो वैसे रोस्ट ही होते हैं तो इसे फ्राई होने में समय नहीं लगेगा। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर बादाम। तो बादाम भी मैंने 1/3 कप ली है। सारे ड्राई फ्रूट जो है ना मैंने 1/3 कप लिए हैं। मूंगफली मैंने आधा कप ली है। तो बादाम को भी मैंने बीच में से कट कर दिया था। बादाम और काजू दोनों को फ्राई होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो इस तरीके से आप झारे के अंदर रखकर भी इसे फ्राई कर सकते हैं। अब मैंने जो सूखा नारियल आता है ना कोपरा, वो ले लिया है और ये कोपरा जो है उसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। पतली पतली स्लाइस कट करनी है। और जब ये फ्राई हो जाता है तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है। तो खोपरा की क्वांटिटी है वो भी मैंने 1/3 कप ली है। वैसे ये सारी जो चीजें हैं वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्राई होने के बाद ये ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पर मैंने लिए है फुटाना दाल यानी रोस्टेड चना दाल, जिसे दालिया भी कहते हैं। हमारे यहाँ तो भाई इसे दालिया ही कहते हैं। तो ये भी मैंने लिया है आधा कप। ये सारी चीजें वैसे रोस्टेड होती है तो फ्राई होने में समय नहीं लगाती है। अब ये मैंने पहले फ्राई क्यों किया? आपको ये लगेगा कि भाई हमने पोहे का चिवड़ा तैयार कर रहे हैं तो पोहा तो अभी रोस्ट किया ही नहीं है। तो आगे आपको बताती हूँ कि क्यों मैंने ऐसा किया है। अब देखिए मैंने किशमिश भी ली है 1/3 कप, वो भी मैंने फ्राई कर ली है। तो सारा जो हमारा फ्राई करना था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सबसे लास्ट में फ्राई करेंगे करी पत्ता। तो वो मैंने 1 कप भर के लिया है। करी पत्ता आप ज्यादा लीजिएगा, इसका फ्लेवर ये चिवड़े में बहुत ही बढ़िया लगता है। आप डालते तो होंगे लेकिन कम क्वांटिटी में होगा, तो इस तरीके से ज्यादा डाल के देखिए। और करी पत्ता और मिर्ची दोनों को आपको ऐसे फ्राई करना है कि उसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। अगर मॉइस्चर हो गया ना, उसके अंदर थोड़ा सा भी हल्का रह गया, तो क्या होगा, आपका जो चिवड़ा है ना वो नरम हो सकता है। वैसे ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारी रेसिपी अच्छी नहीं होती है और फिर हमें दुख होता है। मेरे साथ तो हमेशा होता है, जब मैं कुछ बनाती हूँ और अच्छा नहीं बनता है तो मुझे थोड़ा मन ऐसा हो जाता है।
आपको भी होता है क्या ऐसा? कमेंट करके आप जरूर बताइए। देखिए आप सारी रेसिपी देखते हैं तो है, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। अगर कमेंट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये पोहा, जो नायलॉन पोहा आता है ना चिवड़ा बनाने के लिए, तो ये मैंने लिया है। अब जब ये भट्टे के अंदर शिक्कर तैयार होता है तो इसके अंदर बहुत सारी धूल गंदगी मिट्टी लग जाती है, और इसमें थोड़े से छोटे पोहे भी रहते हैं, क्योंकि जब वो फैक्ट्री में से पैक होके हमारे घर आता है ना, तो वो जो पैकेट है वो यहाँ से वहां होता है, तो उसमें भी ये थोड़ा सा टूटता है, क्योंकि ये पोहे काफी पतले रहते हैं, इसीलिए इसे नायलॉन पोहा कहते हैं। तो इसे छलनी से हम छान लेंगे, ताकि जो छोटा उसका पार्ट है या फिर उसके अंदर जो भी पाउडर जैसा है वो निकल जाए। अब देखिए कितना सारा है। तो चिवड़ा बनाने से पहले हमें इसे फ्राई कर लेना है, सॉरी, इसे निकाल लेना है, छान लेना है। तो इस तरीके से बाकी का जो भी पोहा है उसे भी हम छान लेंगे। तो देखिए अभी इसकी जो साइज है ना, तो हम जब रोस्ट करेंगे तब भी वो इतनी रहेगी। तो इसे रोस्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने भारी तले वाली कढ़ाई ले ली है, और उसके अंदर ये डाल देंगे। अक्सर हम क्या गलती कर देते हैं, गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ा देते हैं, कढ़ाई गर्म होने लगती है, उसके बाद हम पोहा डालते हैं। गरम कढ़ाई में अब जैसे ही पोहा डालते हैं वो सिक उठता है। तो आपको कढ़ाई गैस के ऊपर बिल्कुल नहीं रखनी है, कढ़ाई के अंदर पोहा डालना है, फिर आपको इसे गैस के ऊपर रखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम पोहा ले लिया है, और कढ़ाई भी काफी मोटी है। तो चलिए अब इसे हम रोस्ट करते हैं। तो गैस की आंच को आपको बिल्कुल ही स्लो रखना है। गैस अभी ऑन करेंगे और गैस की आंच को बिल्कुल स्लो रखेंगे। वैसे आप चाहे तो इसे धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि इतना टाइम नहीं रहता है, या फिर आंगन में धूप भी नहीं आती है। अब यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून नमक डाल दिया है, क्योंकि नमक डालने से क्या होगा कि हमारा जो पोहा है ना जल्दी से क्रिस्प हो जाएगा, जल्दी से सीख जाएगा। आप धूप में रखते हैं तो इस प्रोसेस में 2 से 3 घंटे लगते हैं। हल्के गर्म होते हैं पोहे धीरे धीरे धूप के अंदर, तो उसी वजह से वो सिक उठते नहीं है। या फिर अगर आपके पास माइक्रोवेव है, ओटीजी है, तो आप उसमें भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन सबके पास नहीं होता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से पोहा रोस्ट करेंगे, तो आपका पोहा बढ़िया से रोस्ट हो जाएगा, क्रिस्पी बनेगा और बिल्कुल भी नहीं सिकेगा। तो जब आप इसे चलाएं तो हल्के हाथों से चलाना है। देखिए मैंने इसे तकरीबन 12 से 15 मिनट हल्के गैस के ऊपर, हल्की आंच के ऊपर रोस्ट किया है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है, लेकिन इसकी जो साइज है ना वो सिकुड़ी नहीं है। आपको आवाज से ही पता चल जाएगा कि ये कितना क्रिस्पी है। देखिए साइज अभी आप देखिए, जैसे हमने लिया था वैसी की वैसी ही है, और आवाज में आपको अभी बताती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप पोहा रोस्ट करते हैं तो आपका पोहा बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो चलिए हमारे पोहा रोस्ट हो गया है, तो गैस अभी हम बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद भी इसे हम थोड़ा सा चलाते रहेंगे, नहीं तो क्या होगा कि तले के अंदर जो भी पोहा है ना, वो कढ़ाई गर्म होगी तो तले वाला जो पोहा है उसका कलर चेंज हो सकता है। तो बस हल्के हाथों से आपको इसे चलाना है। और जब ये गरम रहता है ना हल्का, तभी इसके अंदर हम तड़का लगाएंगे। तो सारी चीजें हमने इसीलिए पहले फ्राई करके रखी थी, कि जब हमारा पोहा क्रिस्प हो जाए, रोस्ट हो जाए, तब तुरंत हम इसके अंदर तड़का लगा सके। तो तड़के के लिए जो तेल हमने फ्राई करने के लिए रखा था, मैंने वही लिया है, 3 टेबल स्पून भर के। तेल को अच्छे से गरम करना है, और फिर गैस की आंच को बंद कर देंगे। तो आपका जो तड़का है ना बिल्कुल कभी खराब नहीं होगा। उसमें 1 टीस्पून सरसों, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून हींग, और 2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर डाला है मैंने। मिला लेंगे अच्छे से। गैस अभी मैंने बंद कर दिया है। तेल काफी गर्म है, तो इसके अंदर ये सारी चीजें अच्छे से तैयार हो जाती है। अब ये तड़का हम हल्के गरम पोहे के ऊपर डाल देंगे, जिससे हमारा पोहा है ना तड़के से अच्छे से कोट हो जाएगा। फिर उसके ऊपर जब हम मसाला डालेंगे तो मसाला हमारे पोहे के ऊपर लगा रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि जब हम चिवड़ा तैयार करते हैं तो 2-3 दिन के बाद सारा मसाला नीचे बैठ जाता है, पोहा के ऊपर नहीं रहता है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं, तड़का लगा देते हैं, उसके बाद मसाला ऐड करते हैं, तब आपका मसाला पोहे के ऊपर अच्छे से स्टिक रहेगा। तो तड़का हम पोहे के साथ मिक्स करेंगे। पहले आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये अच्छे से मिक्स हो नहीं रहा है, कलर नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप ऐसे मिक्स करेंगे तो बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। एक इस तरीके का झारा ले लीजिए, और फिर हाथ की मदद से आप इस तरीके से इसे मिक्स कीजिए। तो देखिए कितना बढ़िया कलर अभी इसके अंदर आ गया है। अब हमें जो हमने मसाला तैयार किया था ना सबसे पहले वाला, वो डालना है। थोड़ा सा हम बचा के रखेंगे, उसका इस्तेमाल आगे करने वाले हैं। तो ये मसाला मिक्स करना है इसके अंदर। और इस समय पर अगर आपको कुछ जैसे इसके अंदर कम लग रहा है, नमक कम लग रहा है, या फिर चीनी
तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने खटाई के लिए आमचूर डाला था, आप चाहे तो नींबू सत्व यानी सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं, लेकिन सिट्रिक एसिड डालते हैं तो मात्रा कम लीजिएगा। हमने यहाँ पर जो आमचूर लिया है ना, उससे आधी क्वांटिटी में लेना है आपको। मिक्स करने के बाद हमने जो सारी चीज़ें फ्राई करके रखी थी वो डाल देंगे इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे और जो मसाला हमने बचा के रखा था ना, वो मसाला हम इसके ऊपर छिड़केंगे, ताकि जब आप चिवड़ा के साथ शिंगदाना खाए या फिर बादाम खाए, काजू खाए, कुछ भी खाए, तो उसके अंदर आपको पूरा टेस्ट आएगा चिवड़े का। ऐसा नहीं लगेगा कि वो ब्लैंड है, उसके अंदर टेस्ट नहीं है। तो बस जो मसाला हमने रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे और मिला लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा हमारा खट्टा मीठा ये नायलॉन पोहा चिवड़ा बन के तैयार हो गया है। इसे बनाकर आप 1 से सवा महीना तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आया है, मेरी मेहनत पसंद आई है, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। तो फिर से मिलेंगे नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ।